आप देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। इस हफ्ते के आखिरी प्रोग्राम में हम रोना रोएंगे कानून की अमलदारी का, उस कानून की अमलदारी का जो गरीब के गिरबान पर हाथ डालने में सेकंड्स की देर नहीं लगाता, लेकिन जब बात हो अमीरों की तो ये कानून अपने जूते के तस्मे बांधने में मसरूफ़ हो जाता है। और फिर ये होता है कि ना राव अनवार किसी को मिलता है और ना ही वो कातिल जो खैबर पख्तूनख्वा में एक मेडिकल की तालबा का कत्ल करने के बाद बहुत शान से, बड़े तमतराक से सऊदी अरब फ़रार हो गया। हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, लेकिन गुड गवर्नेंस का जी भी हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। पेशावर में पे दर पे वारदातें हो रही हैं, लेकिन KPK हुकूमत, पेशावर मेरे मुंह से निकल गया, पेशावर नहीं KPK की बात कर रहा हूँ। KPK में जा बजा इस तरह के वाक़यात देखने में आ रहे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल भी हैं, सरप्राइजिंग भी हैं कि तब्दीली जिसका दावा किया जाता था वो दर हकीकत है कहाँ। मैं अगर कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे पीछे कोई हिडन एजेंडा तलाश कर लिया जाएगा। लेकिन सोचने की बात यह है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार को KPK गवर्नमेंट से या PTI से या इमरान खान साहब से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि जो उन्हें कहना पड़ा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में अहलियत नहीं। कब से सुनते चले आ रहे हैं, मैं इसके ऊपर दूसरा प्रोग्राम, बल्कि आज तीसरा प्रोग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। और ये बताया गया, फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमारे प्रोग्राम में बैठ करके इंकिशाफ फरमाया था। आज इस शो में बैठने से पहले मैंने जब शहरियार आफरीदी साहब से गुफ्तगू की टेलीफोन पर, तो ये बताया गया कि जी 3 से 4 रोज़ में मुजरिम की गिरफ़्तारी जो है वो हो जाएगी। उस मुजरिम की गिरफ़्तारी हो जाएगी जो आपकी आंखों में धूल झोंक कर सऊदी अरब चला गया। हाउ अबाउट द मुजरिम जिसने उस नन्ही आसमा का कत्ल किया। आज 20 रोज़ से ज़ायद हो चुके हैं। आप नवाज़ शरीफ और उनकी हुकूमत को आईना दिखाने में सेकंड की देर नहीं लगाते, लेकिन जब हो अपने गिरबान में मुंह डालने का तो आपको चीफ जस्टिस भी शर्म दिलाने में कामयाब नहीं हो पाते। और आप उल्टा KPK के वज़ीर आला का एक बयान मेरे सामने मौजूद है जो कहते हैं KPK पुलिस पर बेवजह तनकीद ना की जाए। ये हम KPK के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ हम सिंध का रोना भी रोएंगे, राव अनवार का जिक्र भी करेंगे। राव अनवार के मुबैना फ़रार में सिंध हुकूमत का क्या किरदार है, इसमें सिंध पुलिस ने क्यों अपनी आँखों में एल्फी डाल ली है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पंजाब का रोना भी रोएंगे। यहाँ मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब, सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। वलीद इकबाल साहब की तरफ जाता हूँ। वली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वली साहब, सर ये मैंने जितनी पब्लिक को आपसे बदजन करने की कोशिश की है, पता नहीं इसमें मैं कितना कामयाब हो पाया हूँ या नहीं, लेकिन आपके पास इन सारी बातों का कोई जवाब है सर कि दूसरों को आईना दिखाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ज़रूरत पड़ती है अपनी दामन में देखने की तो क्यों आयमाशाई कर रहे होते हैं? देखें जी, आप फरमा रहे हैं कि बदजन करने की बड़ी कोशिश की है पब्लिक को। बात यह है कि इस वक्त तो हम बहुत करीब से करीब तर आते जा रहे हैं आम इंतखाब के, ये जो इस साल के वस्त में होगा, तो असल पब्लिक जो है वो अपना बैलेट के बॉक्स के ज़रिए फ़ैसला करेगी और उससे वाज़ेह होगा कि जो इक़दामात लिए हैं और वो इक़दामात 5 साल के अरसे में एक उमूमी सतह पर होते हैं, जिससे जो वहाँ के शहरी हैं जिनको रोज़मर्रा का डीलिंग्स करनी होती हैं पुलिस से, अस्पतालों से, पटवारियों से, स्कूल में तालीम के शोबे के हवाले से, ये हमारी तरजीहात में, ये मैं इनके नाम इसलिए ले रहा हूँ इन महकमों के, इन शोबों के, क्योंकि ये हमारी तरजीहात में शामिल हैं। तो हमारी पॉलिसी से और हमारी जो कारकर्दगी है उसको जज करने वाले तो वहाँ के लोग हैं। और कहा यही जाता है कि जी, और यह तारीख़ बताती है कि कभी किसी पार्टी को दूसरी दफ़ा रिटर्न नहीं किया वहाँ की आवाम ने। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है जो दूसरे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो मैं अमूमी सतह पे बात कर रहा हूँ। ये जो पुलिस की कारकर्दगी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बारे में परवेज़ खटक साहब जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 रोज़ पहले, और उसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या इक़दामात लिए गए हैं पुलिस को ज़्यादा कैपेसिटी देने के, पुलिस में मेरिटोक्रेसी इंट्रोड्यूस करने के, पुलिस की ट्रेनिंग के हवाले से, पुलिस के ट्रेनिंग और फोरेंसिक्स और इंटेलिजेंस और इससे सारे जो बहुत से जो उसमें खुसूसी या स्पेशलिस्ट एरियाज़ नहीं थे उनका इजाफा करने से उन्होंने तस्लीम किया है कि जी परफेक्ट तो नहीं हम हो सके, उसमें गलतियाँ या कोताहियाँ हो सकती हैं, लेकिन
आप इससे कंपेयर करें कि पिछला दौर जो पीपीपी एएनपी का था, उससे पिछला दौर जो एमएमए का था, उससे पिछला दौर जो पीएमएलएन का था। सर, आपकी बात को बहुत देर तक सुन लेने के बाद अब मैं आपको आपकी बात में मुदाखलत करने का एजाज़ हासिल करना चाहूँगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध में बदइंतज़ामी के ऊपर बात की जाए तो वो नून लीग की तरफ इशारा कर देती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब नून लीग से ये पूछा जाए कि आप पाकिस्तान को एशियन टाइगर क्यों ना बना सके तो वो पीटीआई की तरफ हमें घुमा देते हैं। आपने इस सवाल के जवाब में जितना वक्त लिया मैंने आपको दिया, और मैंने बिल्कुल आपके जवाब में कहीं इंटरवीन करने की कोशिश भी नहीं फरमाई, क्योंकि मुझे अगले प्रोग्राम में भी आपको मदऊ करते रहना है। लेकिन सर, आपने ये नहीं बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को केपीके के उस वजीर आला से जो आपने एएनपी से उधार लिया था, उनसे क्या दुश्मनी थी। मुख्तसर अगर आप जवाब इनायत करें तो मैं मुस्लिम लीग नून का वर्जन लेने के लिए और पंजाब की सूरत हाल पर उनका इनकाउंटर करने के लिए वहाँ चला जाऊँ। जी, एक तो परवेज़ खटक साहब मेरे ख्याल पहले एएनपी में नहीं थे, पीपीपी में थे, वहाँ से पीटीआई में वो तशरीफ लाए। तो चलें, उधार पे तो था ना, मालूमात आपकी मैं दुरुस्त कर दूँ। उधार पे तो नहीं, इस तरह से वो कहीं उन्होंने देखा वहाँ कि किस तरह की वो सरगर्मी होती है उस पार्टी में, तो इसलिए उन्होंने अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश की अपनी जो है एफिलिएशन को, तो उसमें आई थिंक कोई ऐसे ऐब नहीं है। मैंने आपको अर्ज़ तो किया कि वह देखें, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक मखसूस केस के हवाले से अपनी सेट किए हुई कोई डेडलाइन के बारे में अगर ये बात कर दें तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर केस में और हर मामले में जो है वो इदारा जो है वो नाकिस है। मेरे ख्याल में इसके लिए आपको अदाद शुमार देखने पड़ेंगे, जो कि वो भी सामने आ चुके हैं खैबर में, क्राइम के जो दहशत गर्दी के वाक़यात के। अब देखें, आपको पता है स्वात में बदकिस्मती से जो कल ये वॉलीबॉल के मैच के दौरान जो खुदकुश हमला हुआ, ये 2013 की जनवरी या फरवरी के बाद पहला था। 5 साल तकरीबन गुजर गए। ठीक है, और सही कह रहे हैं वहाँ कोई स्वात के अंदर बात, तो आई मीन मैं सारे उसके एस्पेक्ट्स आपको देखने की ज़रूरत है। और जो हमने पुलिस में इस्लाहात किए हैं पुलिस ऑर्डर 2016 से, मैं तो कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस के एक केस के एक रिमार्क से आप सारी 5 साल की कारकर्दगी को जो है वो रद्द नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ, अगेन मैं कहूँगा, मैं दूसरों की नहीं बात करता, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम फैसला कर लेंगे कि उनको बेहतरी मिली है अपनी मियारी ज़िंदगी में इन सारे हवालों से जो हमारी तरजीहात थी, पुलिस, सेहत, तालीम और ये जो है उसमें सियासी इंटरफेरेंस। राइट सर, मैं अब ज़हमत कलाम देना चाहूँगा, हालांकि ये मुशायरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर रमेश कुमार साहब की तरफ जाना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ, और काफ़ी देर से आपको और वली दोनों को मैंने सुना है। अच्छा सर, मैंने अपोजिशन की कमी बल्कि हुकूमत की कमी महसूस तो नहीं होने दी आपको, लेकिन ये मुझे बताइएगा सर, ये आज जमहूरियत का एक ऐसा, बहुत ही माजरत के साथ, प्लीज़ पार्डन मी सेइंग दिस, जमहूरियत का इतना करीह, इतना मकरू, इतना बदसूरत, इतना नाकाबिल कबूल चेहरा हमारे सामने आया है। मेरे सामने एक खबर रखी है, टेलीविज़न स्क्रीन पर ये चलती रही है, ब्रेकिंग न्यूज़, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ है। मुशाहिद हुसैन सैयद अब तमाम पार्टियों में घूम के पांव फिरा के अब फिर आपके पास आ गए। मुल्क और कौम के इन्वर्टेड कॉमास में वसी तर मफाद में एक मरतबा फिर मियाँ साहब ने उन्हें गले लगा लिया। मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में उन्होंने एक मरतबा फिर दस्तरखान को, जो कि अब जाने ही वाला है, लात मार दी, सेनेटरशिप को लात मार दी। मुल्क और कौम के वसी तर मफाद का ये ड्रामा कब तक होता रहेगा? और मुशाहिद हुसैन सैयद को नून लीग का कोई आम वर्कर कैसे अपना अटूट अंग तस्लीम कर लेगा सिर्फ इसलिए कि मियां नवाज शरीफ ने कह दिया? मियां नवाज शरीफ अगर दिन को रात कहेंगे तो क्या एक आम आदमी मान ले? शुक्रिया आरफीन। मैं मुशाहिद हुसैन सैयद के लिए यह कहूँगा, मैं कभी कभार जो है ना, मैं जब बात करता हूँ, मैं पार्टी से बालातर होके, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उसका मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ लिंक रहता है, मगर हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि जो अच्छे, जो मुल्क के वफादार, समझदार कानूनदान जो है वो अगर हमारी सफ़ों में हो तो हमारे लिए बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की खुशकिस्मती है कि मुशाहिद हुसैन सैयद जैसा काबिल बंदा, और मैं आपको बताऊँ, अगर आप 442 मेंबरान के अगर हाउस में देखेंगे कि मुशाहिद हुसैन सैयद जैसा कॉम्पिटेंट और लायल बंदा, जो जिस तरीके से वो बात करता है, जो अंदाज, समझदार, मैं खुद, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ता लिखता हूँ, कानून समझता हूँ, मगर जैसे मैं एजाज एहसन की इज़्ज़त करता हूँ कि अच्छा कानूनदान है, भली भी वो पीपल्स पार्टी से उसका लिंक है,
शाह महमूद कुरैशी अगर पीटीआई में बैठा हुआ है, मैं उसको समझता हूँ कि अच्छा सियासतदान है और हमारे इलाके से भी इलेक्शन लड़ता है। मैं आपको बताऊँ, जब इस्लामाबाद में इलेक्शन हो रही थी, हमारा नून लीग का कैंडिडेट था, सामने असद उमर खड़ा था। मुझे आप में से किसी टीवी चैनल वाले ने पूछा कि आप क्या चाहेंगे, मैंने कहा पार्टी का कैंडिडेट मैं तो चाहूँगा मेरी पार्टी जीते, मगर मुल्क के लिए अच्छा बेहतर ये है कि असद उमर जीते, क्योंकि असद उमर ज़्यादा समझदार था और हमारा जो कैंडिडेट था वो। और ये सोच होनी चाहिए, ये पब्लिक के अंदर सोच होनी चाहिए, पार्टी से भी बालातर होके कैंडिडेट को देखें कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो अच्छा है और किस तरीके से जो है वो कानून साजी कर सकता है, कितना उसका अपना कैरेक्टर है, कितना वो नीट क्लीन है, आया किसी करप्शन में या नहीं है। मुशाहिद हुसैन सैयद एक नीट क्लीन कॉम्पिटेंट है और मैं समझता हूँ ये PMLN की खुशकिस्मती है, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि आइंदा हुकूमत भी PMLN की है और मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे कॉम्पिटेंट बंदे अभी PMLN के अंदर मौजूद है। जी सर, आपका नुक्ता नज़र तो कन्वे हो गया, लेकिन ये अलग बात है कि इस पूरे अरसे के दौरान मैं अपने जज्बात और एहसासात पर काबू नहीं रख सका। आपने बात की कॉम्पिटेंस की। सर, ये कॉम्पिटेंस आपको अब से आधे घंटे पहले ही नज़र आई मेरे प्रोग्राम में आने से पहले? ये कॉम्पिटेंस मियां नवाज शरीफ साहब को जब अदलिया मुखालिफ मुहिम उन्होंने शुरू की थी उससे पहले नज़र क्यों नहीं आई? ये लियाकत मियां नवाज शरीफ की मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, ये उनकी दूर की नज़र की कमज़ोरी थी या उनकी पास की नज़र की महरूमी थी? ये क्या मामला थे? इसके ऊपर मैं ज़रूर आपकी तरफ आऊँगा और कुछ मज़ीद सवालात पूछकर आपको बोर करूँगा, लेकिन यहाँ मुझे जाना है एक मुख्तसर से वक्फे पर। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत हैं। नासिर हुसैन शाह साहब बस पहुंचा ही चाहते हैं, लेकिन इस अरसे में अगर उनकी आवाज़ ही हम तक पहुंच जाए तो भी बुरा नहीं है। नासिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, एक बयान मेरे पास मौजूद है, वज़ीर दाखिला सिंध का फरमाते हैं जो भी राव अनवार की पुष्ट पनाही करेगा वो बेनकाब होगा। मेरे जितने मेहमान यहाँ बैठे हैं, आप देख तो नहीं पाएंगे उनको, वो हंस रहे हैं इस एक स्टेटमेंट पर। वो कह रहे हैं कि वो लोग तो बेनकाब हो चुके। ये देखिए, दोनों मौसूफ हंसना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि वो तो कुव्वत फंस भी चुकी, हंस भी चुकी, एक्सपोज भी हो चुकी कि जो राव अनवार की पुष्ट पनाही कर रही है। और दूसरी बात, राव अनवार पर किसी का हाथ नहीं। ये बयान खुद एक इंतहाई मुअज़्ज़िज़ मोहतरम शख्सियत, जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम कोई साबित नहीं कर सका, ये अलग बात कि इल्ज़ाम इनके पास मनों टनों की तादाद में है, वो हैं शर्जील मेमन साहब। अब आप ये मुझे बताइए कि शर्जील मेमन की गवाही कबूल की जा सकती है? और दूसरा, राव अनवार के बारे में अगर आप कुछ इंकिशाफ करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आपको भी और आपके साथ जो भी आज प्रोग्राम में है और सबको अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज़ नहीं? जो हमारे दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि मैं गाड़ी में हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम होंगे सभी मेरे जो भी दोस्त हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इनके नाम पूछ लें ना, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इनसे पूछ लें कि किस किस के उसमें नाम आते हैं, जरा वो भी ये बता दें। सिर्फ मुस्कुराने से तो बात नहीं होती। अगर ये काइंडली उन सब के नाम ले लें जिनका कहा जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। लेकिन जो बात तय है कि राव अनवार को अगर किसी किस्म की भी सिंध गवर्नमेंट से इस वाक़े के बाद कोई रियायत मिली है तो वो बता दी जाए, या किसी सिलसिले में पसो पेश से काम लिया गया हो, या ये जो एक्शन है या किसी और के कहने से किया हो, सो मोटो हुआ या कोई और। ये खुद हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे नोटिस दिया गया, चीफ मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने लिया, IG साहब ने लिया, उनको फौरी बरतरफ कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। ना सिर्फ उनको, 3 SP और 11 SHO DSP दीगर लोगों को हटाया गया, FIR हो गई, सस्पेंड कर दिया गया और छापे मारे जा रहे हैं। फिर बात आ रही है कि जी वो एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, वहां से गए तो एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में क्या सिंध की हुकूमत है, या फिर कहा गया कि किसी और एयरपोर्ट से निकल गए, तो और एयरपोर्ट किनकी ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। और उसके बाद तो गवर्नमेंट ने दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सबसे मदद मांग ली
सबको रिटर्न में लिख दिया कि आप हमें इसमें सपोर्ट करें, तो अब तो बात सब पूरे ज्वाइंटली क्या चले। सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस अगर नाअहल है, क्या दीगर जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं वो किसी काम की नहीं है जो उससे ढूंढ नहीं पा रही, या उन सबका उस पर हाथ है? तो ये बात वो है कि जाहिर है उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। और कोई भी जो बात है, जो भी इसमें मुलविस है, सबको कानून से कोई बालातर नहीं है, सबको सजा मिलेगी। ठीक है वलीद इकबाल साहब, सर सज़ा का जिक्र चला है तो वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो नैब ने एक नया पलंदा खोल दिया है वो हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल का, बल्कि आज तो आबिद शेर अली साहब भी फरमा रहे थे कि ये हेलीकॉप्टर में ऐसे घूमते हैं जैसे येलो कैब में घूमता है कोई आदमी। चेयरमैन पीटीआई ने MI-17 हेलीकॉप्टर 22 घंटे और एक्यूरेल हेलीकॉप्टर 52 घंटे इस्तेमाल किया। अखराजात 1 करोड़ 11 लाख रुपए, अदायगी 21,07,181 रुपए। ये खबर मेरे सामने मौजूद है, वो बता रही है। दूसरा, कुंवर मोहम्मद दिलशाद साहब, साबिक चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ये फरमाते हैं कि इमरान खान के इस केस का मवाजना इंदिरा गांधी के साथ किया जा सकता है कि इंदिरा गांधी ने भी यही हरकत फरमाई थी, अपना जवाब दावा दायर करते हुए यही मिसाल दी थी जो इमरान खान साहब नैब पर दे रहे हैं। इंदिरा गांधी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्होंने 1 मिनट के लिए भी हेलीकॉप्टर ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं लिया, ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से करना पड़ा। मगर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बदउनवानी का मुर्तकिब करार देते हुए वजारत उज़्मा से महरूम कर दिया। सर, इमरान खान साहब को जवाब देते हुए अगर पार्टी सदारत से नाअहल कर दिया गया, इफ़ एट ऑल वाली बात है, हवाई फायरिंग कर रहा हूँ मैं, तो फिर आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें जी, एक तो अपना शाह साहब की जो कोई बात हो रही थी, मैं उनकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन सका, सो मुझे नहीं पता सज़ा की वो क्या बात कर रहे थे। लेकिन आपने जो सवाल पूछा उसका मैं जवाब दे देता हूँ। पहले ये कि इस तरह की कोई बात जो है खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने या PTI ने नहीं ऐसा मौक़िफ़ कोई इख्तियार किया कि जिसमें यह हो कि इमरान खान साहब ने 1 मिनट के लिए भी ये इस्तेमाल उसके लिए निजी या प्राइवेट उसके लिए नहीं किया, और ये इनके इस्तेमाल की वजह सिक्योरिटी रीजंस थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसको मौक़िफ़ को पहले आपको पेश कर दूं। पहला हिस्सा उसका ये जो ठीक आपने बयान किया कि उन्होंने 1 मिनट के लिए भी किसी निजी मकसद के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया। अगर जितने भी उन्होंने उसमें ट्रिप्स या दौरे किए हैं वो ऑफिशियल वर्क के लिए, और या चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के, या कैबिनेट के या काबीना के मेंबरान, सूबाई वज़ीर, सूबाई वज़रा अपने सरकारी दौरों पे वहाँ जा रहे थे और इमरान खान साहब उनके हमरा वहाँ गए हैं। कोई किसी निजी काम के लिए वो हेलीकॉप्टर नहीं इस्तेमाल हुआ। ये हमारा मौक़िफ़ है और हमने वेलकम किया है। PTI ने, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने वेलकम किया है नैब की इस तफ्तीश को और कहा है कि हम तो इस शफाफियत में यकीन रखते हैं और हम एहतसाब के लिए हाज़िर हैं और इमरान खान साहब उसका दिफा करेंगे और सारे फैक्ट्स जो हैं वो वहाँ पेश किए जाएंगे। हम वेलकम करते हैं इस तरह के एहतसाब को। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, रमेश कुमार साहब, एक सेकंड मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये प्लीज़ मुझे भी आप ज़रा एजुकेट कीजिएगा। मुझे ऐसी बात का कभी है, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। इंदिरा गांधी साहबा की आपने मिसाल दी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई उनके ख़िलाफ़ हुक्म या फ़ैसला दिया, तो मुझे कोई ऐसा फ़ैसला इंडिया की किसी अदालत के, मैं उसके बारे में लाइल्म हूँ, जिसमें एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को डीसीट कर दिया हो अदालती फ़ैसले ने। इंदिरा गांधी साहिबा ने इमरजेंसी इम्पोज की और उसको ज़्यादती समझा गया, तो अगले इलेक्शन में उनको वोट आउट कर दिया गया। ये मैं जानता हूँ कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा गांधी को अदालती फैसले चले, कोई मसला नहीं सर। प्रोग्राम के बाद फिर मैं और उसके अलावा राजीव गांधी जो उनके बेटे हैं, राजीव गांधी ने भी कोई करप्शन में, उनका बोफोर्स स्कैंडल में नाम आया तो अदालत ने नहीं, उनको अवाम ने। चले, अच्छा रमेश कुमार साहब, सर ये मुझे बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की टोन चेंज होने का नाम नहीं ले रही है। निहाल हाशमी के साथ कल जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा, उसके बाद फिर वही हुआ। सियासतदान जैसे ही गिरफ्त में आता है फ़ौरन सबसे पहले उसका दिल जवाब दे जाता है। निहाल हाशमी साहब भी अंटा गफील हो गए। उसके बाद अगले दिन ये खबर आई कि निहाल हाशमी साहब को सिर्फ नज़ला ज़ुकाम हुआ है, और जहाँ तक मेरी मालूमात है, हालांकि मेडिकल के हिसाब से तो मैं कतई कोरा हूँ फाइनेंस के साथ साथ, कि नज़ला और ज़ुकाम से इंसानी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं होता। आप फिर मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं कोई मामला है। ये मुझे बताइएगा सर, वज़ीर दाखिला ने आज बिलावजह अपना नाम दे दिया। वो कह रहे हैं कि ना निहाल, ना दानियाल, ना ही तलाल, पहले मुझे धर लो। फरमाते हैं मुशर्रफ को जेल में डालें फिर सुप्रीम कोर्ट का रोब कायम होगा।
यहाँ लाइन लगा करके सुप्रीम कोर्ट नोटिस दे रही है लोगों को उनकी बदअमालियों पे या उनकी बदकलामियों पे, वॉट एवर यू कॉल इट, और यहाँ एक आदमी खुद रजाकाराना गिरफ्तारी देने के लिए तैयार बैठा है, तुला बैठा है। आप उनके लिए कोई नसीहत करेंगे? नूरुल आरफीन, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज के प्रोग्राम में जो जिस तरीके से आप प्रोग्राम कर रहे हो, आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए। और क्योंकि जो नासिर शाह साहब से जो आपने बातें पूछी और फिर वलीद के हवाले से जो आपने क्वेश्चन किया, देखिए मैं समझता हूँ कि आदमी अगर न्यूट्रल की अगर चलेगा, जैसे वलीद ने अभी आपको जवाब दिया, आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका, आप ही सेटिस्फाई नहीं हुए तो अवाम क्या सेटिस्फाई होगी? सीधी सीधी बात बता दे कि ये हमारी गलती है और ये खान साहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जैसे थोड़ा सा मैं किसी टीवी चैनल पे देख भी रहा था कि कुछ टाइम जो कितने घंटे जो है इन्होंने जो है वो कबूल भी कर लिया है केपी की गवर्नमेंट ने कि इतने घंटे हेलीकॉप्टर चला है। मैं समझता हूँ हमारे लोग भी जोश में आके जो होश खो बैठे, और हमें किसी भी हालत में, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इदारों का एहतराम होना चाहिए, और इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, एक बर्दाश्त की हद होती है, नहीं तो वो बर्दाश्त की हद जब क्रॉस होती है तो फिर लाजमी है वहाँ पे फिर कटघरे में आना पड़ता है। चाहे हमें फैसला कोई कबूल हो या नहीं हो, मगर जुडिशरी सुपीरियर है, जुडिशरी जो फैसला करेगी वो सबको काबिल कबूल होगा। सर यहाँ बहुत ही माजरत के साथ कलामी करके नहीं, मुझे एक मिनट मेरी पहले बात खत्म हो जाए। साई नासिर शाह अगर राव अनवार के हवाले से अगर बात करेगा कि हमारे किसी के भी लिंक नहीं है, तो अभी मैं एक टीवी चैनल से आ रहा हूँ, उन्होंने एक मीडिया की खबर दी कि दुबई में आसिफ साहब, बिलावल, शर्जील मेमन, राव अनवार ये इकट्ठे नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये कहना कि हमारी ये नहीं रही है, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि शाहरुख जतोई भी वहां पे जो है वो तो सर कम से कम इस खबर से आपको ये तो पता चल गया होगा ना कि नमाज पढ़ना कितनी अच्छी आदत है। इसी एक नसीहत के साथ नाजरीन यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। बस आते हैं तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ये मुझे बताइएगा सर, आपकी मुताल्लिक़ा वजारत, गो कि हम रोना रो रहे थे लॉलेसनेस का, पुलिसिंग का, लेकिन अब वो बातें भी पुरानी सी लग रही हैं। आप मुझे ये बताने की कोशिश फरमाएंगे सर कि कराची में पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में ट्रांसपोर्ट का शोबा जिस हद तक ज़बू हाली का शिकार हुआ है, उसका कोई अगर आप जवाब देना चाहें। 288 बसें आपने चलाई हैं और वज़ीर आला के अहकामात है 15 तारीख को इसका इफ्तिताह कर दिया जाए। गुड गवर्नेंस का रोना हम रोते हैं। कराची के लाखों आवाम 288 बसों में आप कैसे भरेंगे? कोई तरकीब तो सूझी होगी आपको। देखिए, एक तो मैं मेरे बड़े काबिल एहतराम मेहरबान दोस्त हैं डॉक्टर रमेश साहब, और बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं। जो राव वाली बात उन्होंने की, तो कभी भी पीपल्स पार्टी ने इस तरह लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया कि राव अनवार को हम लोग जानते ही नहीं हैं या वो कभी किसी तरीके से किसी से मिला ही नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद उसको अगर किसी किस्म की भी सिंध गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई सपोर्ट मिली है तो वो बताई जाए। अब तो हमने सबको उसमें शामिल कर लिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए। रही ट्रांसपोर्ट की बात, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कराची में हमारी बहुत ज़्यादा ये कोताही रही है कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है। और दूसरी बात ये कि मुझे बड़े एहतराम है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, वो अपनी पार्टी के सरबराह हैं और मेरे रमेश सामने बैठे हैं, वो बुरा मान जाएंगे अगर मैंने कुछ कहा। असल इशू ये है कि अब जैसे वो कराची आए, वहाँ पे आकर उन्होंने कहा ग्रीन लाइन पे कि जी हमने ग्रीन लाइन मुकम्मल तौर पर बना दी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने अपने हिस्से का काम पूरा नहीं किया। ना उन्होंने स्टेशंस बनाए, ना उन्होंने बसें मंगवाई। हालांकि देखें, इस पे मियां साहब को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इनको ब्रीफ किया, और इन्होंने आके जाहिर है ये उन्होंने गलत बात की, एक किस्म का झूठ ही बोला रमेश से माजरत के साथ कि सफ़ेद झूठ बोला उन्होंने यहाँ आके। एक तो स्टेशंस भी उसी उसमें हैं जो उन्होंने ग्रीन लाइन का टेंडर है या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे है। हमारे ज़िम्मे बसेस थी, उसका सीएम साहब और हमने
बिडिंग भी कर दी, वो अवार्ड भी हो गया ट्रांसपेरेंट तरीके से एक पार्टी को, और वो बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे वो बना ही नहीं हुआ। स्टेशंस 22 हैं, 2 स्टेशंस पर सिर्फ 17% काम हुआ है, 70%, और बाकियों पे कोई काम नहीं। आज मैं खुद स्पॉट पे गया हूँ, सब चैनल्स वो लेके गया हूँ कि आप खुद देखें कि कितना काम हुआ है। 21 किलोमीटर के कॉरिडोर में 6 किलोमीटर पर 70% 80% काम हुआ है, अदरवाइज किसी पर भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ ऐसे पूरा देख लें जाके वहां क्या हाल है। तो इतनी बड़ी शख्सियत जब इस तरह की बात करेंगी तो ये सामने, तो उनको एक्शन लेना चाहिए। सर, इतनी मैं बड़ी रमेश से कहूंगा कि वो उन्हें ये सारी हकीकत बताएं ताकि वो इस तरह की गलत बयानी ना करें, और फिर सब लोग कहते हैं कि जी इस तरह। जब मैं क्या कहूं इस सिलसिले में। चले सर, मुझे अलाउ करें क्योंकि मैं कहने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता। वलीद इकबाल साहब, सर आपकी इजाजत से रमेश कुमार साहब के पास जाऊंगा क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे पास। सर रमेश साहब, ये मुझे बताइएगा, एक खबर बता रही है लाहौर कराची मोटरवे ठेके में मुबैना करप्शन, चेयरमैन नैब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ये मोटरवे के नाम का एक मजाक तो कराची और हैदराबाद के दरमियान में भी हो रहा है। दुनिया की तारीख में ये वाहिद मोटरवे है, सड़क चौड़ी करके सुपर हाईवे को उसके ऊपर तख्ती लगाई जा रही है मोटरवे की। आप बताना पसंद करेंगे ये शाहाना या इंतहाई भोंडा मजाक, ये एडवाइजर कौन था और उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाए ताकि कराची के अवामी क्यों मिले सर? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा इदारा, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, चाहे वो सीडी हो, चाहे वो हेल्थ हो, कोई भी इदारा, अगर वहाँ पे कोई करप्शन की इतला आती है, सारी उंगलियाँ कोई ईमानदार नहीं होती है, लाजमी वहाँ पे टीमें काम करती है, तो उस करप्शन की इंक्वायरी होनी चाहिए और वो नैब और FIA करे तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें किसी चीज़ का उसके ऊपर एतराज़ नहीं है, होनी चाहिए। दूसरी जो बात की ग्रीन बस की, मैं समझता हूं ग्रीन बस से पहले अगर आप काइंडली इसका जवाब देते जो मैंने सवाल किया था, तो मुझे भी तशफ़ी होती कि आपने मुझे किसी लायक समझा। मैं बिल्कुल, कराची का जो हाईवे जो बन रहा है, एक तो कराची के जो ज़मीनें हैं जिस आपको कह रहे हैं कि भाई इसको चौड़ा कर दिया गया है, ये पहले एक आइडिया था कि सेपरेट मोटरवे बने, मगर कराची के दोनों अतराफ, जो सुपर हाईवे के दोनों अतराफ जो ज़मीनें हैं, सारी ज़मीनों के ऊपर कब्जा हो गए हैं। ठट्टे के अंदर ये सारी ज़मीनें आती हैं और उसका रिकॉर्ड भी जलाया गया है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो जिसका जितना असर रसूख हुआ है। अब सर बात आती है, अब बात आती है रियासत की। सर निहायत अदब और एहतराम के साथ यहाँ बात आती है रियासत की रिट की। वो जो डंडा आप गरीबों को देख करके उठा लेते हैं ना धत्तेरी की, वो डंडा आपको यहाँ उठाना चाहिए था। विफाकी हुकूमत की अमलदारी की अगर आप एक्सरसाइज करते तब आपको, जी सर, तब आपको यहाँ पे ये तो दामन छुड़ाना हुआ ना सर कि यहाँ जमीनें इंक्रोच्ड है, तो आपने सुपर हाईवे को चौड़ा करके और कराची के आवाम को बेवकूफ बना दिया कि लो तुम्हारे लिए एक मोटरवे दे दिया। उसकी सारी इंक्वायरियां चल रही है। इंक्वायरी अब एक तो नैब के इन्होंने हाथ बांध दिए हैं असेंबली में बिल पास करके कि नैब वहां पे ऐसे डायरेक्टली आ नहीं सकती। इंक्वायरियां एंटी करप्शन में होती है, वो खुद एक करप्शन का इदारा है, तो इस वजह से वो इंक्वायरियां नहीं होती हैं और वहां पे जमीनों के रिकॉर्ड ही जला दिए गए, तो इस वजह से वो नहीं हो सका। फिर इस रोड को चौड़ा किया गया, मगर फिर भी कुछ ना कुछ सहूलत जरूरी है। चले ठीक है, मुख्तसर साहब मैं आपसे व्यू पॉइंट लूंगा, नासिर शाह साहब से रिस्पॉन्ड करवाऊंगा और फिर फौरन वलीद इकबाल साहब के पास जाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, इसका ग्रीन बस का मुझे जवाब देने दें। ग्रीन बस का जवाब कर ले, ग्रीन बस का दे दे जवाब। मैं ग्रीन बस का मेरे अच्छा, वलीद साहब सर रमेश साहब ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद उसमें तेजी आई है, पहले उन चीजों में तेजी नहीं आई। मैं समझता हूं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, फेडरल गवर्नमेंट ने को ग्रांट दी थी कि दोनों मिलके उसको बनाए। अगर उसमें कमी पेशी है तो आज भी साईं नासिर शाह जैसे मोहब्बत भरे, हम तो कहते हैं कि सिंध की किस्मत भी तब बदलेगी जब नासिर शाह जैसा बंदा चीफ मिनिस्टर बनेगा। अच्छा, गॉट यू पॉइंट सर। वलीद इकबाल साहब, सर ये मुझे बताइएगा, यहाँ पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं। मर्दान में वो जो बच्ची थी अस्मा, उसका वाक़या हुआ, फिर वो आसमा रानी को मार डाला गया। एक साहब जो हैं वो सऊदी अरब तशरीफ़ ले गए, अब IG KPK जो हैं उनके लिए रेड वारंट निकालने की कोशिश फरमाने वाले हैं। स्टेज अदाकारा सुम्बुल का कत्ल हुआ। KPK में प्रैक्टिकली सूरत हाल जो है वो ये है
ग्राउंड रियलिटी, अमन व अमान की मैं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा सब बर्बाद है, लेकिन कुछ सूरत हाल ये भी है। आपके ख्याल में एक ऐसे सूबे के जो करता धरता हैं इमरान खान साहब, उनको उलझाने के लिए इस वक्त मैं बहुत ही माजरत के साथ पहली दफ़ा अपने करियर में ये सवाल करने वाला हूँ, ये रेहाम खान साहिबा को जो इस वक्त लॉन्च किया गया है और वो जाके इंडिया के चैनल पे बैठ के खान साहब के बारे में चश्मकुशा इंकशाफात कर रही है, सर ये मुझे बताइए, आपको पता है क्या हिदायत होगी? सर वली साहब, सर काइंडली अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। वली साहब, कैन यू हियर मी? जी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दी है। देखें, ये रेहाम खान साहिबा का और इंडिया जाना और फिर अटैक्स करना इमरान खान साहब के ऊपर, इससे तो फिर नज़र 2 और 2 जमा 4 करते हैं तो नज़र तो फिर यही आता है ना कि किसका एजेंडा जो है वो आगे फ़रोग़ पा रहा है और कौन से वसीले के ज़रिए फ़रोग़ पा रहा है, जिससे नज़र आता है कि किस तरह के वहाँ पे रवाबित हैं। हम तो इमरान खान साहब तो जलसों में ये कहते रहे हैं कि हम यहाँ पे, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, अभी हीट टर्न ऑन करते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर, या वैसे इन पे अदालत या कोई नैब कोर्ट हीट इन पे दर्जा हरारत बढ़ाती है, उधर LOC के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है, उधर अपना सरहदों के ऊपर कोई वो टेंशन आ जाती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इससे तो यही, मैं आपने जो मेरे से सवाल पूछा, हमारा उसके बारे में रिएक्शन जो है वो यही है कि ये सारा इसका ताना बाना एक ही जगह पर जाके मिल रहा है कि गॉट योर पॉइंट सर। नाजरीन, इसी के साथ में अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सर इंतहाई माजरत के साथ अनफॉर्चुनेटली यहाँ प्रोग्राम मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। नासिर शाह साहब बिलखुसूस के हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, रमेश कुमार साहब के उन्होंने मेरे सवालात को भुगता, वलीद इकबाल साहब के मैंने उनके सब्र को इतना आजमाया। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।